चैप्टर 8 है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। तो ये है हमारा चैप्टर। तो देखते हैं पहले ह्यूमन कैपिटल क्या चीज होती है। तुमने सुना होगा चाहे हम छोटा काम करें या बड़ा काम करें, किसी भी काम को करने के लिए जरूरत पड़ती है पैसा। मतलब हमारे पास कुछ ना कुछ कैपिटल जरूर होनी चाहिए। चाहे हम किसी भी तरह का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, कोई सी भी तरह की फैक्ट्री खोलने वाले हैं, हमेशा हमें हर एक चीज के लिए क्या चाहिए? कैपिटल, पैसा चाहिए। ठीक है, लेकिन बात हो रही है ह्यूमन कैपिटल की, फाइनेंशियल कैपिटल नहीं, ह्यूमन कैपिटल की। अच्छा मुझे सोचकर बताओ, अगर मैं एक बात कर रहा हूँ डॉक्टर की, या फिर मैं उसी हॉस्पिटल के अंदर बात कर रहा हूँ एक सर्जेंट की, और उसी हॉस्पिटल के एक वॉचमैन की बात कर रहा हूँ, बताओ सबकी जो सैलरी होगी, ये मैंने 3 एग्जांपल दिए, डॉक्टर, सर्जेंट और वॉचमैन, क्या ये तीनों की सैलरी एक जैसी होती है या फर्क होता है? फर्क होता है ना। वॉचमैन की सैलरी बहुत कम है, उससे ज्यादा सैलरी डॉक्टर की है, और उससे भी ज्यादा सैलरी एक सर्जेंट की है जो सर्जरी करता है। ठीक है, तो तुम देख सकते हो इन लोगों की सैलरी में इतना डिफरेंस है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं इंजीनियर की, या फिर मैं बात कर रहा हूं एक टीचर की, या फिर मैं बात कर रहा हूं प्रोफेसर की, तो बताओ सबका अपना अपना प्रोफेशन है ना, अलग अलग प्रोफेशन है, और सबके पास अपनी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर क्या होती है? स्किल। कहने का मतलब ये है, ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है उन लोगों को इंक्लूड किया जाता है। ह्यूमन कैपिटल में हम केवल उन्हीं ह्यूमंस को इंक्लूड करते हैं जो कैसे होते हैं? स्किल्ड होते हैं। स्किल्ड का मतलब एक्सपर्ट होते हैं, ट्रेंड होते हैं, किसी भी काम को करने के लिए उनके अंदर कुछ हुनर होता है। स्किल कहने का मतलब उनका गुण, उनके अंदर क्या होता है? हुनर होता है। उसी को इंक्लूड किया जाता है ह्यूमन कैपिटल में, ना कि हर किसी को इंक्लूड कर सकते हैं। तो मुझे बताओ, अगर किसी कंट्री के अंदर तुम्हें ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाना है, तो तुम्हें किस चीज को बढ़ाना पड़ेगा? स्किल को। लोगों में ज्यादा से ज्यादा क्या फैलानी पड़ेगी? स्किल पावर। और स्किल बढ़ाने के लिए तुम क्या कर सकते हो? एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट करेंगे तो वो कैसे होते चले जाएंगे? स्किल्ड। उनको ट्रेनिंग देंगे तो वो कैसे होते चले जाएंगे? स्किल्ड। वो धीरे धीरे क्या होते जाएंगे? एक्सपर्ट होते जाएंगे। और जब कोई पर्सन लगातार एक्सपर्ट बनता जा रहा है, स्किल्ड होता जा रहा है जबरदस्त तरीके से, तो वो किसका पार्ट माना जाएगा? ह्यूमन कैपिटल का। तो अब तुम समझ गए होंगे, ह्यूमन कैपिटल में हम हर किसी ह्यूमन की बात नहीं करते हैं। ह्यूमन कैपिटल में हम उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं जो एक्सपर्ट होते हैं, किसी काम को करने का कोई विशेष ज्ञान उनमें उपलब्ध होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर की शुरुआत से पहले तुम्हें एक नोट लिखना है। नोट के अंदर लिखना स्किल, और स्किल के लिए फर्स्ट पॉइंट तुम्हें लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो स्किल के लिए, स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी पर्सन। स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी पर्सन। स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी पर्सन, मतलब अगर हम किसी भी पर्सन की बात करें तो उसके लिए जरूरी है कि वो स्किल्ड हो। ठीक है, स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी पर्सन। लिखो फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एन इंजीनियर। बताओ, इंजीनियर में स्किल पावर होती है ना, उसमें इतनी स्किल पावर होती है कि वो अपने जैसे कई इंजीनियर बना सकता है। तुमने देखा होगा, अगर एक छोटा लेबर किसी इंजीनियर के अंडर में कुछ दिन काम करता रहता तो धीरे धीरे उसे उसके बारे में नॉलेज होने लगती है। इसी तरह से तुमने देखा होगा, अगर हम केमिस्ट की बात करें और अगर किसी केमिस्ट को किसी डॉक्टर के पास छोड़ दिया जाए कुछ दिनों तक काम करने के लिए, 1 महीना 2 महीना, तो उसे कुछ ही दिनों में काफी नॉलेज हो जाएगी। मतलब डॉक्टर के अंदर भी कैपेसिटी है कि वो अपने जैसे क्या बना सकता है? डॉक्टर बना सकता है।
वही काम टीचर का भी होता है। टीचर बच्चों को शिक्षित करता है, स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, और उनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो फ्यूचर में क्या बन जाएंगे, टीचर बन जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये वो लोग होते हैं जो अपनी स्किल पावर को लोगों तक पहुंचाते हैं, ह्यूमन कैपिटल का पार्ट। एन इंजीनियर हैज द एन इंजीनियर हैज द स्किल to produce an engineer has the skill to produce more engineers to produce more engineers मतलब वो अपने जैसे कई इंजीनियर बना सकता है। to produce more engineers। वही स्किल प्रोफेसर की भी होती है, तो इसी में लिख लो, इसी पॉइंट में। अ प्रोफेसर हैज द स्किल, बोर्ड पे लिखा हुआ है प्रोफेसर। अ प्रोफेसर हैज द स्किल टू प्रोड्यूस मोर प्रोफेसर्स। अ प्रोफेसर हैज द स्किल टू प्रोड्यूस मोर प्रोफेसर्स मतलब उसके अंदर ये स्किल है कि वो अपने जैसे प्रोफेसर बना सकता है। टू प्रोड्यूस मोर प्रोफेसर्स। तो बताओ क्या पियोन में ये स्किल होती है? नहीं होती। तो एक पॉइंट और लिख लो नोट के अंदर, मतलब सबकी स्किल पावर डिफरेंट है, इसलिए उनको मिलने वाली जो सैलरी है वो भी कैसी है, डिफरेंट है। ठीक है, सभी को एक जैसी सैलरी नहीं मिलती है, सभी की सैलरी अलग अलग होती है। ठीक है, तो तुम्हें ये बात समझ में आ रही होगी कि सैलरी का इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों पाया जाता है। तो लिखो, द पियोन डज नॉट हैव द पियोन does not have this skill. The peon does not have this skill, does not have this skill, hence it has very less income। इसीलिए उसकी जो इनकम होती है वो भी बहुत कम होती है। hence it has very less income, उसकी इनकम बहुत ही कम होती है। hence it has very less income than professor, मतलब उसकी इनकम प्रोफेसर से या इंजीनियर से बहुत कम होती है। देन ये वाला है THAN, has very less income than professor or engineer, than professor or engineer। The peon does not have this skill, hence it has very less income than professor, it has very less income than professor or engineer। ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूं जिसमें कुछ लोग स्किल्ड हैं, एक्सपर्ट हैं, और एक ग्रुप ऐसा है जो स्किल्ड नहीं है, जो अभी अभी ज्वाइन करा है, जिसने अभी अभी फैक्ट्री को ज्वाइन करा है, तो मुझे बताओ कौन से वर्कर ज्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे, वो जो पहले से लगे हुए थे जो स्किल्ड थे, या फिर वो जो अभी अभी ज्वाइन करे हैं? जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन करा है उनकी प्रोडक्टिविटी कम होगी ना, और उनकी जो एफिशिएंसी होगी, काम को करने की जो क्षमता होगी, काम को अच्छे ढंग से करने की जो क्षमता होगी, वो बहुत ही कम होगी उन लोगों के मुकाबले जो पहले से लगे हुए हैं। क्योंकि जो लोग पहले से लगे हुए हैं वो पूरी तरह से क्या हुए हैं, स्किल्ड, एक्सपर्ट बने हुए हैं। अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम किसी ऐसे टीचर से पढ़ना पसंद करोगे जिसने अभी अभी कोचिंग खोला है, जिसकी फर्स्ट क्लास होने वाली है, या फिर ऐसे टीचर से जो पिछले 5-6 साल से पढ़ाने में लगा हुआ है, तो हम अक्सर उसी को मौका देंगे जो 5-6 साल से पहले पढ़ाने में लगा हुआ है।
ठीक है। तो तुम समझ रहे होंगे ह्यूमन कैपिटल में सबसे ज्यादा इंक्लूडेड पर्सन कौन से होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, जो स्किल्ड होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक स्किल्ड पर्सन ज्यादा एफिशिएंट होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है दूसरे लोगों के मुकाबले। एक स्किल्ड पर्सन हमेशा बेहतरीन काम करता है। तो थर्ड पॉइंट में लिख लो नोट के अंदर ही। हाँ, थर्ड पॉइंट में लिखो, अ स्किल्ड पर्सन is very efficient. A skilled person is very efficient. efficient की स्पेलिंग लिखी हुई है बोर्ड पे, is very efficient and high level of productivity and high level of प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है वो बहुत तेजी से काम करेगा। प्रोडक्टिविटी का मतलब है तेजी से काम करेगा, अच्छा काम करेगा, बढ़िया काम करेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है। अगर नया वर्कर 1 घंटे में 10 पीस बना पा रहा है तो पुराना वर्कर 1 घंटे में 15 पीस बना पाएगा। उसकी प्रोडक्टिविटी दूसरे वर्कर के मुकाबले ज्यादा होगी, एक स्किल्ड वर्कर की। ठीक है, हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्शन के अंदर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन करता है, स्किल्ड वर्कर, ना कि अनस्किल्ड वर्कर। तो इसी में लिख लो, इट मीन्स अ स्किल्ड पर्सन, इट मीन्स अ स्किल्ड पर्सन, a skilled person largely contribute, skilled person largely contribute in the production, largely contribute in the production। मतलब अगर प्रोडक्शन में ज्यादा कंट्रीब्यूशन है तो वो किसका है, स्किल्ड पर्सन का। कंट्रीब्यूट इन द प्रोडक्शन। ठीक है, हाँ, अब चैप्टर शुरू करते हैं। अब हमें स्किल के बारे में बहुत नॉलेज हो गई है और स्किल के अकॉर्डिंग ह्यूमन कैपिटल के बारे में भी काफी नॉलेज हो गई है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं आगे। तो चैप्टर का तुम्हें फर्स्ट हेडिंग डालना है अब। तो चैप्टर का फर्स्ट हेडिंग डालो, ह्यूमन कैपिटल। तो चैप्टर का फर्स्ट हेडिंग है ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, चैप्टर के फर्स्ट हेडिंग में ह्यूमन कैपिटल की हम बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि ह्यूमन कैपिटल की डेफिनेशन क्या होती है। तुम्हें इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, ह्यूमन कैपिटल में हम हर एक ह्यूमन को इंक्लूड नहीं करते हैं, हम केवल उन्हीं ह्यूमन की बात कर रहे हैं जो स्किल्ड होते हैं, जिनमें किसी काम को करने का एक हुनर होता है। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल में उन्हीं की बात करते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल की डेफिनेशन बहुत आसान है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में डेफिनेशन लिखना इसकी, ह्यूमन कैपिटल की। क्लियर हो रहा होगा, काफी आसान लग रहा होगा। हाँ, ह्यूमन कैपिटल के लिए लिखो, इट इज द स्टॉक ऑफ, इट इज द स्टॉक ऑफ, बोर्ड पे लिखा हुआ है, इट इज द स्टॉक ऑफ स्किल, इट इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज, इट इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज। मतलब इसके अंदर हम बात करते हैं स्किल के स्टॉक की और एक्सपर्ट के स्टॉक की। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा एक्सपर्ट पर्सन होगा, जितना ज्यादा स्किल्ड पर्सन होगा, उतने ही फायदेमंद वाली बात है। स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ अ नेशन, ऑफ अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, at a point of time, of a nation at a point of time, of a nation at a point of
टाइम। मतलब एक कंट्री के अंदर जितना भी स्किल और जितना भी एक्सपर्ट होता है वो सारा मिलाकर क्या बनाता है, ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल में एक कंट्री का जितना भी एक्सपर्ट पर्सन है वो सब आ जाता है। ठीक है, हाँ इसी के अंदर लिख लो, डेफिनेशन में ही चल रहा है। इट इज द टोटल ऑफ स्किल, इट इज द टोटल ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज, बोर्ड पे लिखा हुआ है। इट इज द टोटल ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज, स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ इंजीनियर्स कॉमा डॉक्टर्स कॉमा प्रोफेसर्स, मतलब सारे बेहतरीन लोग इसी में इंक्लूड होते हैं। एंड वर्कर्स, ध्यान रखना मैं उन वर्कर की बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन करा है, मैं उन्हीं वर्कर की बात कर रहा हूं बस जो स्किल्ड हैं, जो पहले से ही क्या थे, ट्रेंड थे, है ना, लगे हुए पर्सन। इट इज द टोटल ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज, इट इज द टोटल ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स एंड वर्कर्स। ठीक है, तो मुझे बताओ ह्यूमन कैपिटल की जब हम बात करते हैं, अगर मैं कह रहा हूं एक कंट्री के अंदर सारे के सारे ह्यूमन कैपिटल में आ गए, मतलब सबके सब लोग कैसे थे, स्किल्ड थे, सबके सब कैसे थे, प्रोफेशनल थे। ठीक है, सबके सब क्या थे, एक्सपर्ट थे सारे लोग, तो सबके सब ह्यूमन कैपिटल में इंक्लूड हो गए। तो मुझे बताओ ऐसी कंट्री की ग्रोथ बहुत हाई होती चली जाएगी ना, क्योंकि हर एक वर्कर कैसा है, स्किल्ड है। ठीक है, तो मुझे बताओ इसकी ग्रोथ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होना चाहिए किसी कंट्री का या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। किसी भी कंट्री के ऐसे पर्सन बढ़ने चाहिए जो पहले से क्या हो, स्किल्ड हो, ठीक है, एक्सपर्ट हो। अगर हर एक बंदा एक्सपर्ट होने लगे, स्किल्ड होने लगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना एक साल के अंदर इसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है, ऐसी बात नहीं है कि एकदम से बढ़ जाती है, धीरे धीरे बढ़ती है। अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 2009 में इंडिया के अंदर 10,000 पीपल ऐसे थे जो स्किल्ड थे, मतलब 2009 के अंदर इंडिया की ह्यूमन कैपिटल कितनी थी, 10,000। 2009 में इंडिया की ह्यूमन कैपिटल कितनी मानी है, मैंने रफ एग्जांपल बता रहा हूं, 10,000 मानिए, 10,000 लोग स्किल्ड थे। लेकिन ये संख्या 2010 में बढ़कर इतनी हो गई, 10,000, ये लगा लो 11,000। तो मुझे बताओ ह्यूमन कैपिटल में चेंज हुआ है ना, पहले ह्यूमन कैपिटल कितनी थी, सिर्फ 10,000 2009 में, और 2010 में इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, बढ़कर 11,000। तुम कह सकते हो ह्यूमन कैपिटल थोड़ी सी बढ़ गई है, और कितने का इंक्रीज हुआ है, ह्यूमन कैपिटल में जो चेंज हुआ है वो चेंज हुआ है सिर्फ 1,000 का, मतलब कुछ ना कुछ ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हुई है। इसलिए तुम्हें अब एक नया हेडिंग डालना है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो मुझे बताओ जब ह्यूमन कैपिटल बढ़ रही है तभी तो हम उसको बोल रहे हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब मुझे बताओ अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो रही है, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो ये कंट्री के लिए जरूरी है या नहीं है, ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन करना बहुत जरूरी है किसी भी कंट्री के लिए। ठीक है, तो इसलिए हेडिंग भी जरूरी है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसका मतलब तो तुम्हें मालूम ही हो गया होगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ह्यूमन कैपिटल जितनी बढ़ जाती है, देखो यहाँ पर कितनी बढ़ी थी, 1,000 से, यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कितने का हुआ है, 1,000 का। ठीक है, सिर्फ 1,000 का, 11,000 का नहीं, सिर्फ 1,000 का इंक्रीज हुआ है। तो पहले तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की डेफिनेशन लिख रही है, हाँ इसी के आगे लिख लेना, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के ही आगे लिख लो यहां से। तो लिखो इट इज द इंक्रीज, इट इज द इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल,
It is the increase in human capital. It is the increase in human capital stock of a country. Human capital stock बोर्ड पे लिखा हुआ है of a country. Of a country. ठीक है, मतलब एक कंट्री का जो ह्यूमन कैपिटल स्टॉक बढ़ता है वो क्या कहलाता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. एक एग्जांपल लिख लो, यही वाला जो मैंने बोर्ड पे दिया था, लिखो, इसी में लिख लो. फॉर एग्जांपल, इन 2009, फॉर एग्जांपल, in 2009 there are 10,000 skilled workers. In 2009 there are 10,000 skilled workers. 10,000 skilled workers. And in 2010 and in 2010 it increases to, and in 2010 it increases to 12,000 skilled worker. And in 2010 it increases to 12,000 स्किल्ड वर्कर. मतलब 2009 में 10,000 थे और 2010 में ये वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई है? 12,000, 12,000. ठीक है, पहले मैंने एग्जांपल 11 का दिया था, कोई बात नहीं, 12 का लिख लो. एंड इन 2010 इट इंक्रीजेस टू 12,000 स्किल्ड वर्कर. तो मुझे बताओ इस बार ह्यूमन कैपिटल कितनी फॉर्म हुई है? सिर्फ 2,000 की ना. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कितने का हुआ है? 2,000 का. तो एक नंबर में अगर छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाए तो बता दोगे ना कितना ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हुई है. तो इसी में लिख लो 12,000 स्किल्ड वर्कर के बाद लिखना, लिखो हैंस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज, हैंस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज, human capital formation is 2,000. human capital formation is 2,000. ठीक है, तो 2,000 का ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हुआ है. ठीक है, लेकिन मुझे बताओ किसी भी तरह के बिजनेस को करने के लिए क्या सिर्फ ह्यूमन कैपिटल ही जरूरी है या दूसरी कैपिटल भी जरूरी है? भाई किसी भी बिजनेस को करने के लिए पैसा भी जरूरी है. पैसा जरूरी है मतलब फाइनेंशियल कैपिटल. पैसा मतलब फाइनेंशियल, कि बिजनेस को हम फाइनेंस कैसे करेंगे. ठीक है, किसी भी बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए एक ही जरूरत होती है, पैसा. ठीक है, पैसा बहुत जरूरी है किसी भी तरह के काम के लिए. अब मुझे बताओ ह्यूमन कैपिटल तो है, मशीन को चलाने के लिए एक वर्कर तो है और वो भी स्किल्ड है, मतलब ह्यूमन कैपिटल है मेरे पास. मेरे पास 100-200 वर्कर हैं जो पहले से ही स्किल्ड थे, बहुत ही ट्रेंड वर्कर थे, लेकिन उनके लिए मशीनें भी तो लानी पड़ेंगी. काम करने के लिए फैक्ट्री के लिए एक जगह भी चाहिए. ठीक है, तो मुझे बताओ उसके लिए मुझे चाहिए फिजिकल कैपिटल. मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गई, ये सब क्या बोली जाती है? फिजिकल कैपिटल. फाइनेंशियल कैपिटल मतलब पैसा. पैसे से क्या खरीदोगे? मशीन, फिजिकल कैपिटल. और उस मशीन पर काम करवाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? ह्यूमन कैपिटल, मतलब वर्कर भी तो चाहिए. ह्यूमन कैपिटल मतलब वर्कर. किस पर काम करेंगे वो? फिजिकल कैपिटल पर, मशीन पर. मशीन किससे आएगी? पैसे से, मनी, फाइनेंशियल कैपिटल से. तो बताओ किसी भी बिजनेस के लिए इन तीनों का होना जरूरी है या सिर्फ ह्यूमन कैपिटल से काम चला लोगे? तीनों का होना जरूरी है. वैसे तो चैप्टर ह्यूमन कैपिटल के बारे में बताया गया है तो ज्यादा बातें हम इसी की करेंगे, लेकिन इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा लिख लेते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, एक साथ डाल दो, ह्यूमन कॉमा फिजिकल कॉमा फाइनेंशियल
कैपिटल। ठीक है, तो देखो ह्यूमन कैपिटल के बारे में तो मैंने बहुत सारी बातें बता दी। मैं पहले बता रहा हूँ फिजिकल कैपिटल के बारे में, और वैसे मैंने फिजिकल कैपिटल भी बता दिया है। फिजिकल कैपिटल कहने का मतलब इस तरह की कैपिटल, जैसे तुम्हारा बिल्डिंग हो गई, फैक्ट्री हो गई, मशीन हो गया, टूल्स हो गए, रॉ मटेरियल हो गए, ये सब हो जाती है तुम्हारी फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल मतलब जिसकी कोई फिजिकल वैल्यू हो, ठीक है, उसकी एक मटेरियल वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो फिजिकल कैपिटल के बारे में लिखना, इट रिप्रेजेंट्स it represents the it represents the stock of it represents the stock of means of production, stock of means of प्रोडक्शन। मीन्स का मतलब होता है साधन, मतलब किसी भी प्रोडक्शन को करने का कोई ना कोई क्या होना चाहिए, तुम्हारे पास रिसोर्स होना चाहिए। जैसे तुम्हें गुड्स बनाने, तो गुड्स बनाने के लिए मशीन भी तो होनी चाहिए। तो तुम्हारे पास किसी प्रोडक्शन को करने के लिए उसके क्या होने चाहिए, मीन्स, संसाधन होने चाहिए, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फिजिकल कैपिटल में मेनली वो आ जाते हैं, जैसे तुम्हारा मशीन, टूल्स, ये सब। इट रिप्रेजेंट्स द मीन्स ऑफ स्टॉक ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। लिख लो, इट इंक्लूड्स मशीन, इट इंक्लूड्स मशीन, कॉमा, प्लांट्स, मशीन, कॉमा, प्लांट्स। प्लांट्स का मतलब वो जगह, ठीक है, जहां पर काम करना है। प्लांट्स, टूल्स, एटसेट्रा। इट इंक्लूड्स मशीन्स, प्लांट्स, टूल्स, एटसेट्रा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना फिजिकल कैपिटल में हमेशा वही चीजें आती हैं जिनको भी किसने बनाया है, ह्यूमन ने बनाया है। ह्यूमन के अलावा और कुछ इसमें नहीं आता। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूं ऐसे सब्सटेंस की जो मैन मेड नहीं होता है, ठीक है, तो उस तरह के सब्सटेंस यहाँ पर नहीं आएंगे, वो फिजिकल कैपिटल नहीं होता, वो नेचुरल कैपिटल होता है। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, नेचुरल कैपिटल। खैर उसका एग्जांपल रहने दो, पहले इसका ही लिख लो। ये लिखना मशीन्स, प्लांट्स, टूल्स, एटसेट्रा। इसी में लिखला मेनली इट इंक्लूड्स, मेनली बोर्ड पे लिखा हुआ है, मेनली इट इंक्लूड्स मैन मेड थिंग्स। मतलब इसके अंदर वही चीजें होती हैं जिसको किसने बनाया है, मनुष्य ने। मैन मेड थिंग्स, मेनली इट इंक्लूड्स मैन मेड थिंग्स। ठीक है, तो हम इसमें उसी कैपिटल की बात करते हैं जो मानव ही बनाता है। ठीक है, अब बताओ, ये तो हम ले आएंगे बिजनेस करने के लिए, ये सब तो हम ले लेंगे, लेकिन इन सब को खरीदने के लिए, मशीन को खरीदने के लिए, प्लांट्स खरीदने के लिए, टूल्स खरीदने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए। तो अगली कैपिटल लिखो, अगली कैपिटल है तुम्हारी फाइनेंशियल कैपिटल। अगली कैपिटल है फाइनेंशियल कैपिटल। लिखो, इट रिप्रेजेंट्स द, it represents the financial claim, it represents the financial claim। फाइनेंशियल क्लेम का मतलब इस पर एक फाइनेंशियल क्लेम होता है, पैसे का एक क्लेम होता है कि हमें कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। इट रिप्रेजेंट्स द फाइनेंशियल क्लेम अगेंस्ट some assets, against some assets, represents the financial claim against some assets। मतलब जब तुम कुछ एसेट खरीदते हो, जैसे कि तुमने मशीन खरीदी है,
तो बताओ, मशीन पर एक फाइनेंशियल क्लेम है ना कि मुझे इससे रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। भाई मशीन तुमने बिजनेस में लगाई है, उसके बदले तुम्हें कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा ना। तो फाइनेंशियल कैपिटल को हम तो फाइनेंशियल कैपिटल को हम तभी यूटिलाइज करते हैं जब हमें बदले में क्या मिलता है, फाइनेंशियल क्लेम। फ्यूचर में, लेकिन तुरंत नहीं मिलता, फ्यूचर में मिलता है, अगेंस्ट सम एसेट्स। हाँ, इसी में लिख लेना, इट इज द ओनरशिप। तो मुझे बताओ, मशीन जिसने खरीदी है, कंपनी के ओनर की अगर मैं बात करूं, मशीनरी जिसने खरीद रखी है, तो मशीन का ओनर भी तो वही होएगा ना, मशीन का ओनर भी वही माना जाएगा। बिल्डिंग जिसने खरीदी है, बिल्डिंग का ओनर भी वही माना जाएगा। और बताओ, ओनर वही तो होगा जिसने क्या लगाई होगी, अपनी फाइनेंशियल कैपिटल। जो क्या लगा के बैठा हुआ है, अपना पैसा। जिसने पैसा लगाया हुआ है वही क्या होता है, उसका ओनर। मतलब फाइनेंशियल कैपिटल हमें किसके बारे में बता देती है, ओनर के बारे में। जिसकी फाइनेंशियल कैपिटल, वही उसका क्या माना जाएगा, ओनर। अगर मैं सारा पैसा लगाऊं तो मैं ही ओनर माना जाऊंगा, तुम नहीं। ठीक है, तो इसमें यही मैं बता रहा हूं, इसी पॉइंट में लिखना है बी के अंदर ही। इट इज द ओनरशिप ऑफ द फिजिकल कैपिटल। इट इज द ओनरशिप, बोर्ड पे लिखा हुआ है ओनरशिप। इट इज द ओनरशिप ऑफ द फिजिकल कैपिटल। ओनरशिप ऑफ द फिजिकल कैपिटल। तो तुम देख रहे होंगे कि ह्यूमन कैपिटल के साथ साथ फिजिकल कैपिटल भी बहुत जरूरी होती है बिजनेस को चलाने के लिए, और फाइनेंशियल कैपिटल भी जरूरी है। तुमने वर्कर तो इकट्ठे कर लिए, लेकिन वर्कर को काम करवाने के लिए मशीन चाहिए, और मशीन खरीदने के लिए क्या चाहिए, पैसा। तो ये दोनों कैपिटल, तीनों कैपिटल एक साथ चलती है किसी भी तरह के बिजनेस में। ठीक है, बिना इनके एक भी अगर गायब हो जाती है तो बिजनेस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, खैर हम बात करेंगे अब आगे ह्यूमन कैपिटल की। ये तो मैंने इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखवा दिया। कभी तुम सोचो कि सिर्फ ह्यूमन कैपिटल ही जरूरी है, ऐसा नहीं है, ये दोनों कैपिटल भी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर मैं ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहा हूं, तो ह्यूमन कैपिटल किसी भी बिजनेस के लिए जरूरी है या नहीं है, जरूरी है ना। अगर प्रोडक्शन लेवल बहुत हाई पहुंचाना है या एफिशिएंसी बहुत ज्यादा करनी है, किसी भी कंपनी को अगर अपनी प्रोडक्शन बढ़ाना है या अपनी एफिशिएंसी बहुत हाई लेवल पर पहुंचानी है, प्रोडक्टिविटी बहुत हाई करनी है, तो उसे कैसे वर्कर लेने पड़ेंगे, स्किल्ड। उसे कैसा मैनेजर लेना पड़ेगा, स्किल्ड। उसे हर बंदा उसे कैसा चाहिए, स्किल्ड चाहिए। मतलब ह्यूमन कैपिटल के लिए बहुत जरूरी है किसी भी कंट्री की। ठीक है, तो मुझे बताओ, ह्यूमन कैपिटल बढ़ाना पसंद करोगे किसी भी कंट्री का या नहीं। अगर मैं इंडिया की बात कर रहा हूं तो ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होना चाहिए ना। अब देखते हैं कि ह्यूमन कैपिटल अगर बढ़ाया जाए तो कैसे बढ़ाया जाए, मतलब वो कौन से फैक्टर हैं जो ह्यूमन कैपिटल के स्टॉक को बढ़ाने में मदद करते हैं। आखिर वो कौन से फैक्टर है जिनकी मदद से हम ह्यूमन कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। तो मुझे बताओ, एजुकेशन। अगर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों में क्या फ्लो करेंगे, एजुकेशन, तो लोगों की एजुकेशन लेवल हाई होएगा। और तुम्हें मालूम है एजुकेशन तो कितने सारे अच्छे रास्ते खोल देती है। तो एजुकेशन भी तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में मदद करेगी। अगर लोग शिक्षित होंगे तो वो धीरे धीरे ट्रेंड होते चले जाएंगे, और धीरे धीरे वो ह्यूमन कैपिटल का पार्ट बनते जाएंगे, क्योंकि वो उनके अंदर एजुकेशन की वजह से उनके अंदर क्या बढ़ने लगती है, धीरे धीरे स्किल। उनकी स्किल पावर डेवलप होने लगेगी। और तुम्हें मालूम है जिनकी स्किल पावर बढ़ने लगती है वो किसका पार्ट बनते चले जाते हैं, ह्यूमन कैपिटल का। समझ रहे हो ना। तो ह्यूमन कैपिटल को अगर बढ़ाना है तो पहला फैक्टर तो हो गया एजुकेशन। ठीक है, और भी कई सारे फैक्टर है, पहले हेडिंग डाल देते हैं। फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल
फॉर्मेशन। हाँ, फैक्टर्स की जगह एक वर्ड और लिख सकते हैं, ठीक है, फैक्टर की जगह एक वर्ड और लिख लेना, डिटर्मिनेंट्स। इसको बोला जाता है डिटर्मिनेंट्स, मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को डिटरमाइन करने वाले डिटर्मिनेंट्स। एक ऑब्लिक करके वो लिख लेना, सोर्सेस। आखिर वो कौन कौन से सोर्सेस हैं जिनसे मैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प कर सकता हूं, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प होनी चाहिए। तो पहला फैक्टर लिखना कैपिटल ए करके। तो मुझे बताओ, अगर हम एजुकेशन पर एक्सपेंड करेंगे, अगर हम थोड़ा सा खर्चा कर लेते हैं एजुकेशन पर आज, तो बताओ फ्यूचर में रिटर्न मिलेगा ना। ऐसा नहीं है कि अगर तुम एजुकेशन पर आज खर्च कर रहे हो तो वो बर्बाद हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आज तुम एजुकेशन पर खर्च कर रहे हो तो फ्यूचर में इसके बदले तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा, ठीक है। और शायद यही कारण है कितने ही लोग ऐसे होते हैं किसी भी कंट्री के, वो लोन लेते हैं एजुकेशन के लिए, लोन लेना पसंद करते हैं लेकिन एजुकेशन को कभी नहीं रोकते। तो शिक्षा लोगों तक पहुंचनी चाहिए और इसी वजह से ह्यूमन कैपिटल में बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर होना चाहिए एजुकेशन पर। तो पहला फैक्टर यही है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। तो एजुकेशन पर जितना ज्यादा खर्च करोगे वो बर्बाद नहीं होता, कभी भी वेस्ट नहीं होता, वो फ्यूचर में तुम्हें जरूर रिटर्न मिलेगा उसके बदले। तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन में लिखना। मुझे बताओ, अगर मैं ऐसे लेबर फोर्स की बात कर रहा हूं जो एजुकेटेड है, स्किल्ड नहीं है, एजुकेटेड है, और ऐसे लेबर फोर्स की बात कर रहा हूं जो स्किल्ड तो है ही नहीं और एजुकेटेड भी नहीं है, तो बताओ काम समझाने में किसको ज्यादा आसानी रहेगी, जो एजुकेटेड है या जो अनएजुकेटेड है। एजुकेटेड वाले को ना, अगर वो बंदे पहले से एजुकेटेड है तो उन्हें थोड़ी बहुत नॉलेज पहले से ही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एजुकेशन बढ़ा देते हैं, अगर लोगों पर एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर करते हैं, ठीक है, तो उससे काफी हेल्प होती है, ठीक है। उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है उन लोगों के मुकाबले जो अनएजुकेटेड होते हैं, ठीक है। तो लिखो, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, बोर्ड पे लिखा हुआ है प्रोडक्टिविटी का मीनिंग, प्रोडक्टिविटी की स्पेलिंग, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कफोर्स। वर्कफोर्स में वो लोग आ जाते हैं जो काम करते हैं, वर्कर वगैरह, ठीक है। मालूम ही होगा वर्कफोर्स में हम उन लोगों की बात करते हैं जो इस समय फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उन वर्कर की बात होती है यहाँ पर। टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कफोर्स, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कफोर्स, मतलब अगर हम वर्कफोर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कफोर्स, तो बताओ इस काम में एजुकेशन काफी हेल्प करती है ना। तो लिखो, एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एजुकेशन प्लेज, एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, a very important role to increase productivity of the workforce. Education plays a very important role. Education plays a very important role. Most people make large expenditure. Most people make लार्ज एक्सपेंडिचर। तुमने देखा होगा कई बार एजुकेशन पर जरूरत से ज्यादा खर्चा हो जाता है, लोग लोन लेना पसंद करते हैं लेकिन एजुकेशन नहीं रोकते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है इसके जो फ्यूचर बेनिफिट्स होते हैं वो बहुत ही लार्ज होते हैं। आज अगर तुम्हें थोड़ी सी इसकी कॉस्ट उठानी पड़ रही है तो फ्यूचर में जो होने वाला बेनिफिट है वो इसके मुकाबले काफी लार्ज होता है। आज की कॉस्ट फ्यूचर में होने वाले बेनिफिट के मुकाबले बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो जब कॉस्ट कम है और बेनिफिट ज्यादा है तो ऐसे कॉस्ट को तो बियर कर ही लेना चाहिए।
ऐसे खर्चे को हमें उठा लेना चाहिए जब हमें मालूम है फ्यूचर में फायदा ही फायदा है। और एजुकेशन तो कभी भी नुकसान नहीं देती, हमेशा बेनिफिशियल ही होती है हर एक पर्सन के लिए। तो यही मैं लिखवा रहा हूं, मोस्ट पीपल मेक लार्ज एक्सपेंडिचर, मोस्ट पीपल मेक large expenditure on education, on education, most people make large expenditure on education because of its because of its large future benefits, because of its large फ्यूचर बेनिफिट्स, इसके फ्यूचर बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं जबकि कॉस्ट हमारी बहुत ही कम है। बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज फ्यूचर बेनिफिट्स, इसके जो फ्यूचर बेनिफिट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज फ्यूचर बेनिफिट्स, ठीक है। और जो एजुकेटेड पीपल होते हैं वो हमेशा ह्यूमन कैपिटल का पार्ट होते हैं, हमेशा ह्यूमन कैपिटल के अंदर हम उन्हीं लोगों की बात करते हैं जो स्किल्ड होते हैं, जो एजुकेटेड होते हैं। तो लिख लो इसी के अंदर, एजुकेटेड पीपल हेल्प इन, एजुकेटेड पीपल हेल्प इन, एजुकेटेड पीपल हेल्प इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हेल्प इन ह्यूमन कैपिटल formation, human capital formation, educated people help in human capital formation।